हेलो एंड वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में। तो आपने देखा होगा 9th क्लास का जो विज्ञान में जो बात कर रहे थे, जो पढ़ रहे थे, तो कहाँ पढ़ लिया था? सेकंड वीडियो में। आपने सेकंड वीडियो में ये सब पढ़ लिया था। कितनी अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की? 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। उसमें क्या परिवर्तन होता है? आपका दाब का परिवर्तन, और तरीके भी बताए थे कि किस टाइप से कौन सी कंडीशन में कौन सा पदार्थ किस में चेंज हो जाता है, ठोस में, द्रव में और गैस में। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हो फर्स्ट और सेकंड, तो दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और दोनों के बटन आई बटन पर आपको मौजूद हैं। आप वहाँ से जाकर आप पहली और दूसरी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। आज के थर्ड वीडियो 2 पार्ट्स बन चुके हैं। अब ये तीसरे पार्ट और है, तीसरे पार्ट पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका वाष्पीकरण क्या होता है? ठीक है, तो पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या आपने दैनिक जीवन से आप ऐसा क्या कोई उदाहरण दे सकते हैं जैसे बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो वाष्पीकरण क्या कहलाता है? वाष्पीकरण वो कहलाता है जहाँ पर जैसे कि आपने पानी गर्म कर रहे हो आप। ठीक है, अब पानी क्या हो रहा है, आग चलकर, मतलब वो क्या हो रहा है, चूल्हे पर या गैस पर, जहाँ भी आप पानी गर्म कर रहे हैं वहाँ पर जो हवा बनकर उड़ रहा है, तो आप अगर उसको बंद नहीं करें ना गैस को, तो वो चलता रहे तो एक दिन पूरा पानी ख़त्म हो जाए। तो ये कहाँ गया? वाष्प बनकर उड़ गया। आपने देखा होगा जब आप दूध गर्म करते हैं या कोई सब्ज़ी बनाते हैं, तो सब्ज़ी की प्लेट पर क्या हो जाता है, पानी पानी की बूंदें सी आ जाती हैं। तो ये क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। अगर वो प्लेट ना होती ना, तो पानी कहाँ होता, आकाश में चला जाता है। ठीक है, वातावरण में मिल जाता। तो ये होता है। उसके बाद आता है आपका कि यहाँ तक हो गया था, धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन उदाहरणों में जल का क्या हुआ? तो आपने देखा होगा कि गीले कपड़े सूख जाते हैं, तो गीले कपड़े का क्या हुआ कि गीले कपड़े में से पानी वाष्पीकरण हो गया, वाष्पीकृत हो गया, गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। ठीक है, हम क्या जानते हैं, यही तो है। पदार्थ के कण क्या होते हैं? हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव और ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंश में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में, द्रव किस में बदल जाएगा? वाष्प में बदल जाएगा। परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं? वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद आपकी बात आती है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, मतलब वाष्पीकरण को कौन कौन प्रभावित करता है, ऐसा कौन है कि जिसके कारण वाष्पीकरण ना हो पाए। तो एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पर समझेंगे। क्रियाकलाप आपको यहाँ पर दिया है। आपको क्या करना है, एक परख नली लेना है, 5 ml जल लें और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली चीनी की मिट्टी में प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा की अलमारी के अंदर रख दें। कमरे का तापमान नोट करें। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी सेट नोट करें। बारिश के दिन भी इन क्रियाकलापों करके क्या परीक्षण करें। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का क्या प्रभाव, सतह का क्षेत्रफल, वायु की चाल। देखिए, इस कंडीशन में ये है कि आपको एक क्रियाकलाप दे रखा है, जैसे आपको पानी उसने कहा अलग अलग रख दो, आप एक घर में रख दो, एक फ्रिज में रख दो, एक पंखे के नीचे, एक धूप में रख दो। ठीक है, अब वहाँ से क्या है, जब जैसे ही कमरे का टेम्परेचर होगा उस हिसाब से पानी उड़ेगा। अगर पंखे के नीचे रखा है, टेम्परेचर बन जाएगा उतना, तो वहाँ से उड़ जाएगा, तो पानी सूख जाएगा। तो ऐसी कंडीशन बनती हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। किस किस के साथ बढ़ती है? तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है सतह क्षेत्र बढ़ने पर। जब सतह का क्षेत्र बढ़ जाएगा ना, नीचे का क्षेत्र अगर बड़ा हो गया, तो क्या होगा? वाष्पीकरण भी बढ़ जाएगा। जैसे कि आपका छोटे से अगर आप जगह में आपका गैस लग रहा है, ठीक है, और
बहुत बड़ा आपका एक टब टाइप का है तो पानी कम उड़ेगा और पूरे में साइड में लग जाएगा तो क्या होगा, उसकी गति बढ़ जाएगी। तो हम जानते हैं कि वाष्पीकरण की एक सतह प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाना, ठीक है, कपड़े सुखाना, ठीक है, और हमें उसे फैला देते हैं, तो यही तो होता है। आप क्या करोगे, जैसे आपने कपड़े लिए और आपने ऐसे कैसे पटक दिए, ठीक है, जैसे कपड़े लिए आपने ऐसे कैसे डाल दिए किसी तार पर, अब डाले आपने तो ये क्या बहुत देर में सूखेंगे, क्यों, क्योंकि इसका स्पेस कितना कम है और आपने ऐसे पूरे खोल के पूरे रख दिए कपड़े, तो क्या होगा आपका, अगर आपने पूरे ओपन करके फैलाए कपड़े तो क्या होगा आपका कि जल्दी कपड़े सूख जाएंगे, तो ये कारण है। फिर आता है आपका एक और अगला कि तापमान में वृद्धि। तो तापमान बढ़ाने पर अधिक कणों की पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। मतलब उसमें क्या होगा, ज़्यादा तापमान मिलेगा तो ज़्यादा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी उसकी। अगला है आर्द्रता में कमी। आर्द्रता मतलब उसके जल वाष्प में क्या हो जाए, आर्द्रता में कमी मतलब वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता कैसे कहेंगे, आपकी जल वाष्प हो रहा है ना, जल वाष्प जो जल उड़ रहा है उसकी मतलब वायु में विद्यमान जल वाष्प, जो वायु में जो मिल रहा है ना, जल वाष्प हो रहा है, उसकी मात्रा को कहते हैं आर्द्रता कहते हैं। किसी भी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, घट जाएगी। जब पहले से मौजूद होगी तो आर्द्रता तो घट नहीं जाएगी, फिर वो क्यों उड़ाएगा पानी। उसका तीसरा पॉइंट है कि वायु की गति में वृद्धि। अगर वायु की गति में वृद्धि हो गई तो क्या होगा, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा भी क्या हो जाती है, घट जाएगी। आसपास वाला क्या है, जल घटो कम हो जाएगा, ज़्यादा उड़ेगा तो। उसके बाद अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। ठीक है, तो खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह अपने आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब आप एसीटोन या नाखून की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है, मतलब ठंडक महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। ठीक है, जो गुप्त ऊष्मा रहेगी ना वो क्या होगी, उड़ जाएगी। जब वो उड़ जाएगी तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाती है, के कारण होती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने की कोई उदाहरण और दे सकते हैं, तो आप और दे सकते हैं। जैसे कि कोई चीज़ गर्म है उस पर आप पानी डाल दो तो वो चीज़ वाष्पीकरण हो गया, गुप्त ऊष्मा बना के उड़ जाएगी। अगला आता है कि गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, छिद्र होता है, और मतलब कि उसमें छेद होता है तो अंदर की हवा बाहर, बाहर की हवा अंदर हो जाती रहती है और बीच के जो छिद्र होते हैं उसमें ठंडी हवा रुक जाती है, तो आपको क्या लगता है, ठंडा महसूस होता है। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है जिससे हम शीतलता मिलती है। जैसे धूप पड़ेगी और वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। अगला आता है आपका कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं। जैसे आपने फ्रिज का पानी लिया होगा, कोई अंदर से बर्फ़ रख लिया हो तो बाहर जो गिलास के बाहर जो बूंद लग जाएंगी सफ़ेद सफ़ेद, वो क्यों होती हैं। तो किसी बर्तन में हम जब बर्फीला जल रखते हैं तो जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नज़र आने लगती हैं। वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी में संपर्क में आकर कम हो जाती है। क्या होती है, ठंडे पानी में आकर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अतः यह द्रव अवस्था में बदल जाता है जो हमें जल की बूंदों के रूप में नज़र आता है। ठीक है, किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें नज़र आने लगी। वायु में उपस्थित जल वाष्प क्या होता है, वायु में उपस्थित होता है। वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी में संपर्क में आने से क्या होता है, जब कोई वायु में उपस्थित जल वाष्प होता है तो अपन कोई पानी के संपर्क में लेकर आओगे तो वो क्या होगा, उसकी द्रव अवस्था में बदल जाता है और वो कहाँ दिखाती है, जल के पीछे
मतलब गिलास के पीछे यहाँ पर दिखाती है। तो गाइस आपका यहाँ पर एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, फर्स्ट चैप्टर। आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पर एक जो चीज़ दे रखी है, यहाँ पर आपको तापमान दे रखा है, जैसे कि तापमान दे रखा है। तापमान जैसे कि केल्विन होता है, केल्विन का प्रतीक क्या होता है, केल्विन का प्रतीक मतलब केल्विन को के से लिखते हैं, डिनोमिनेट करते हैं, मीटर को एम से करते हैं, किलोमीटर को केजी से करते हैं, न्यूट्रॉन को एन से, और घन मीटर को एम की थ्री, किलोमीटर और घन मीटर को केजी और एम थ्री, पास्कल को पी से करते हैं। ये तापमान, ये राशि होती हैं, क्या होती है, तापमान होता है, लंबाई, सहन, भार, आयतन, घनत्व, ये सब होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गए हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर और भी कुछ दे रखा है, जैसे कि दिया रखा है, क्वेश्चन अच्छा रहता है ये। आपने क्या सीखा, इसको आप पढ़ो, इसको आप पढ़ोगे तो आपको पूरी बात यहाँ पर समझ में जाएगी। ठीक है, जैसे कि द्रव सूक्ष्म के कणों से मिलकर बना है। हमारे आसपास हमारे आसपास द्रव 3 अवस्थाओं में विद्यमान है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम, और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा और न्यूनतम, गैसों के लिए यह अधिकतम, किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती होते हैं। ठोस के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों में, ये अगला आता है आपका कौन सा पॉइंट है, ये आपका कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के कारण कणों के बीच में रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए यह अधिकतम, किंतु द्रवों के लिए क्या होती है, मध्यवर्ती होती है। अगला आता है ठोसों के लिए उनके कणों का व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों में कणों के परतें एक दूसरे से भी फिसल कर स्खलित हो जाती हैं। गैसों में कोई क्रम नहीं होता और उनके कण अनियमित रूप से विचरण होते हैं। ठीक है, तो आपको ये कहानी तो है, इसको आप और पढ़ लेना। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये एक चीज़ और दी हुई है कि वैज्ञानिकों ने अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तो कितनी अवस्थाएं पढ़ती थी, 3 अवस्थाएं अपन ने यहाँ पर पढ़ी थी। अब यहाँ पर कितनी अवस्थाएं बात हो रही हैं, 5 अवस्थाएं पदार्थ की बनने को जा रही हैं। अब कोई बाजार की खोज कर रहे हैं कि प्लाज्मा भी एक क्या है, प्लाज्मा भी एक क्या है, एक अवस्था है। ठीक है, तो इसकी बात हो रही है, जब होगी जब इसको देखेंगे। आपको ये सिलेबस में काम का नहीं है। ठीक है, तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आपकी नेक्स्ट और अगली वीडियो में, जिसके लिए आपको इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।